हाय बच्चों, चलिए आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम उससे पहले हम आपको बता दें कि पिछली क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही जवाब जो था, मतलब 3 क्वेश्चन था, उसका सही जवाब सबसे पहले अलका राय ने दिया जिसका तीनों जवाब सही था। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जिद्दी गर्ल ने अपने तीनों सवालों के जो जवाब थे उन्होंने सही दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो अभिषेक प्रजापति, जो 37 और 38वें क्वेश्चन का जवाब उन्होंने सही दिया। और सबसे अंत में आते हैं राहुल सोनकर, जिनका एक ही जवाब सही है। 37 नंबर का जो क्वेश्चन था बस वही उनका जवाब सही है। हालांकि क्वेश्चन का जवाब इन्होंने सबसे पहले दिया था, सबसे पहले इन्होंने कमेंट में अपने क्वेश्चन का जवाब दिया, लेकिन इनके जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल एक ही सही हो पाए हैं। तो इन सारे स्टूडेंट के लिए जिनका सही भी हुआ, कोई एक दो ठो गलत भी हुआ, तो कोई बात नहीं है, आप इसी तरीके से प्रयास करते रहें। कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो आपने तो ट्राई भी किया, बहुत सारे स्टूडेंट ट्राई भी नहीं करते हैं, तो आप सभी के लिए क्लैपिंग, ठीक। और उसके बाद और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इसी तरीके से, मतलब सही तरीके से आप क्वेश्चन के जवाब देते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है आपके फिर से स्क्रीन पर होगा और आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। जो भी ये क्वेश्चन है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में ही लास्ट तक जो बच्चे जो या स्टूडेंट अपना वीडियो पूरा देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनको बताया गया है कि जो आपकी क्लासेस हैं वो 7 o'clock यानी शाम को 7 बजे आपकी क्लास मिल जाएंगी। कभी किसी कारणवश से लेट हो सकती है, लेकिन पर डे हम एक कोशिश करेंगे कि 7 बजे आपको शाम को क्लासेस आपकी मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम जो पढ़ेंगे वो है, पहले तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो गैमेट यानी कि जो नर युग्मक था वो मादा युग्मक को क्या कर रहा था, जाके निषेचित कर रहा था। जब वो मादा युग्मक को जाके क्या कर रहा था, निषेचित कर रहा था, तो आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि हमने वहां पर 3 वर्डों का यूज किया, क्या क्या, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष और भ्रूण। तो इसमें अंतर क्या होते हैं, हम इसको आपको यहां पर पहले स्पष्ट कर दें और आगे हम इन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे। भ्रूणकोश के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, भ्रूणकोश और भ्रूण के बारे में आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन तीनों में अंतर क्या होता है हम उसको स्पष्ट करना चाहते हैं। तो चलिए पहले हम भ्रूणकोश की बात कर ले, ठीक है। तो पहले भ्रूणकोश, भ्रूणकोश इंग्लिश में इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अभी भ्रूणकोश क्या है ये देखिए बच्चों, जो बीजांड होता है, जब बीजांड परिपक्व होता है तो वो 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला क्या बनाता है, भ्रूणकोश का निर्माण करता है। और जो कि आज जो क्वेश्चन पूछा गया 36वें का जो क्वेश्चन था उसी का आंसर भी है ना। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस जो होता है वो क्या है, एम्ब्रियो सैक है, यानी भ्रूणकोश है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा टर्म आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्या, भ्रूणकोश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये क्या होता है आपको पता होगा, पिछली क्लास में ही हम आपको बताए थे कि जो दूसरा नर युग्मक होता है ना, कौन सा, दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक जो होता है वो 2 ध्रुवीय केंद्रक को निषेचित करता है, जिससे PEN, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि PEN क्या होता है। तो पेन मतलब कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी जो परिपक्व होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और अगला टर्म इसी के साथ ही स्टार्ट होता है, कौन सा, भ्रूण का, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं। इम्ब्रियो ये क्या है, आपको ये दूसरा नर युग्मक था, तो जो पहला नर युग्मक होता है यानी जो फर्स्ट नर युग्मक होता है वो किसको जाके फर्टिलाइज करता है, वह मादा युग्मक को निषेचित करता है, जिससे
निर्माण होता है, ठीक है, और यह परिपक्व होकर क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। तो जो युग्मनज है ये लगातार विभाजन करके क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। हम अगली टॉपिक में पढ़ने वाले भी हैं भ्रूण के बारे में। हम यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना चाहते थे कि आप कंफ्यूज ना हो, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश और भ्रूण। काफी बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, ये दोनों क्या है। इंग्लिश में तो दोनों समझ में आ रहा है, इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश, ठीक है। तो जो 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला है, मतलब कि निषेचन से पहले की जो भ्रूणकोश होता है, सॉरी, निषेचन से पहले जो फीमेल वाला भाग जो बीजांड के अंदर स्थित होता है उसको हम भ्रूणकोश कहते हैं। निषेचन के बाद ये भ्रूणकोश और भ्रूण का निर्माण होता है। जब पहला दूसरा जो नर युग्मक होता है, जब दो ध्रुवीय केंद्रक को जाकर क्या करता है, निषेचित करता है, तो उस दौरान प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो परिपक्व होकर भ्रूणकोश का निर्माण करती है। और जो भ्रूण जो होता है इसका निर्माण कैसे होता है, जब पहला नर युग्मक जाकर मादा अंड कोशिका को निषेचित करता है तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान युग्मनज बनता है, युग्मनज फिर परिपक्व होकर भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये तीनों टर्म आपको कंफ्यूज ना करें, इसलिए हमने आपको यहां पर इसके बारे में बता दिया। आप नोट में नोट करके लिख सकते हैं आप इसको। तो अभी हम यहां पर आपको बता दें कि ये नाम तीनों भ्रूण भ्रूण भ्रूण, ये तीनों नाम करके आ रहा है ना, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, भ्रूण, तीनों में भ्रूण वर्ड है। ध्यान से देखिए, ये भ्रूण जो है ये प्लांट जो होता है, किसी भी प्लांट का जो होता है बच्चा होता है, यानी बेबी होता है वो, ठीक है। और इस भ्रूण को स्थान चाहिए, थैला चाहिए रहने के लिए। तो रहने के लिए जो थैला होता है उसको हम भ्रूण कोश कहते हैं, यानी जिसमें इनका मतलब प्लांट के बच्चे रहते हैं, सीड रहते हैं, सॉरी, सीड में जो उनके बच्चे होते हैं, यानी जो अंकुरण करके जर्मिनेट करता है, तो उसके लिए थैला चाहिए, जगह चाहिए, तो वो भ्रूणकोश। अब बच्चा है तो उसको भोजन भी चाहिए, तो भोजन के लिए कौन होता है वहां पर, भ्रूणपोष होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। भ्रूणपोष मतलब कौन, जैसे हम जो चना या कोई भी अनाज हम खाते हैं, कोई भी फसल खाते हैं, फसल से जो सीड निकलता है, हम कुछ भी खाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जो भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर जो भी अनाज में जो दाने होते हैं, आप देखेंगे गेहूं या चना या मटर, उसमें जो अंकुरण होता है वही उसका भ्रूण है, लेकिन बाकी जो पार्ट है उसका क्या है, वो भ्रूणपोष है, और वही हम खाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे बुक की जो अगली हेडिंग है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आप कितना लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अगली टॉपिक को। अब हम देखिए, पहले जो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो निर्माण हुआ था वो निषेचन से पहले की घटना थी, निषेचन पूर्व घटना। और अभी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा उसमें नर युग्मक जाके मादा युग्मक को क्या कर रहा था, निषेचित कर रहा था, तो वो निषेचन की घटना थी। अब जो हम अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, निषेचन पश्च घटना, ठीक है, निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, पोस्ट निषेचन पश्च घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो ये जो घटना होती है ये क्या होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने पिछली क्लास में इसके बारे में देख लिया है। क्या देखा है कि जो निषेचन पश्च घटना है, यानी इसमें क्या होता है कि जब नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित कर देता है तो आगे फिर क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है ना। हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा था, लेकिन हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट में क्या होता है हम आगे बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं भ्रूणपोष की, है ना, जो अभी हम तीनों अंतर स्पष्ट किए। अब जो एक्चुअल हेडिंग है आपके बुक में जो लिखी हुई है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो निषेचन पश्च घटना में क्या होगा कि जो दूसरा नर युग्मक जाके दोनों ध्रुवीय केंद्रक को निषेचित कर रहा था, उससे क्या बना था, भ्रूणपोष बना था। तो ठीक है, तो क्या बना था, यहां पर भ्रूणपोष का निर्माण हुआ था, यानी एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, ठीक। तो ये भ्रूणपोष का निर्माण हुआ था। तो अब ये भ्रूणपोष क्या होता है, आपको पता चल गया कैसे होता है, ठीक है। तो जब यानी भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, आपको हमने 2 बार बता चुके हैं, हम आपको फिर से बार बता देते हैं। जो दूसरा नर युग्मक होता है ध्रुवीय केंद्र को जाके जब निषेचित करता है तो उस दौरान क्या बनता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। लेकिन उससे पहले जो दोनों बीच में केंद्रक ही थे, याद होगा आप लोगों को, जो ये फिगर था, फिगर में आपको ऊपर की तरफ प्रतिव्यासांत कोशिकाएं थी, बीच में क्या थी, बीच में केंद्रक था, और यहां पर अंड कोशिका थी, है ना, याद होगा ये। तो जब ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक जब निषेचित होते, ये केंद्रक है दोनों,
और जो नर युग्मक है वो भी क्या है, अगुणित है। तो तीनों अगुणित होते हैं। तो तीनों जब उसको जाकर वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, तो उस दौरान केंद्रक लगातार विभाजित करने लगते हैं। ठीक है, तो केंद्रक लगातार क्या करने लगता है, डिवीजन करने लगता है। तो मुक्त केंद्र की अवस्था बनती है। मुक्त केंद्र की अवस्था मतलब कि ये जैसे नर युग्मक गया, सपोज करिए नर युग्मक है और नर युग्मक जाके इसको क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। जब इसको जाके वो दोनों फर्टिलाइज करेंगे, तो अब जब फर्टिलाइज होगा उसके बाद होगा क्या कि जो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं गायब होने लगती हैं, सिनर्जिक सेल भी गायब होने लगती हैं। ये जो नर युग्मक मादा है उनको फर्टिलाइज किया है, यही बचता है जो कि आगे युग्मनज से फिर भ्रूण का निर्माण करेगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो नर युग्मक है, ये जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, इनको जब ये फर्टिलाइज करता है तो उस दौरान होता क्या है, उस दौरान ये जो केंद्रक होते हैं ये लगातार क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, डिवीजन करने लगते हैं। केवल केंद्रक ही क्या करने लगते हैं, विभाजित होने लगते हैं। और ये केवल केंद्रक ही फ्री अवस्था में डिवीजन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अगर आप बुक देख रहे होंगे, अगर आपके पास बुक होगा तो आप यहां पर एक बार चेक कर लीजिएगा। फ्री न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म बन रहा है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब न्यूक्लियस का लगातार डिवीजन होता है, जिससे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है। मतलब ये हो रहा है कि लगातार केंद्रक विभाजित होकर कोशिका नहीं बन रही है, केवल केंद्रक ही लगातार विभाजित हो रहा है, जिससे क्या बना रहा है जिससे वो फ्री न्यूक्लियर, ठीक है, एंडोस्पर्म, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब कि मुक्त केंद्र की जो भ्रूणपोष होता है उसका निर्माण होता है लगातार। अब ये जो केंद्रक है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो केंद्रक है धीरे धीरे उसमें कोशिका बनने लगेगी। मतलब कि ये देखो मतलब अलग अलग कोशिकाएं बनने लगेंगी। जो ये अभी तक फ्री न्यूक्लियर है, अभी तक केवल केंद्रक है, और ये केंद्रक धीरे धीरे कोशिका में परिवर्तित होने लगेंगे। ठीक है, और जिससे एक समय के बाद परिपक्व होकर भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया भ्रूणपोष मतलब क्या, कि जब ध्रुवीय केंद्र को नर युग्मक जाकर निषेचित करता है तो उस दौरान जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म बनते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म मतलब कि प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष क्या करता है, लगातार डिवीजन करता, लगातार विभाजित करता है, जिससे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब कि मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और यह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष जो होता है बाद में इसमें कोशिका का निर्माण होता है और एक परिपक्व भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो ये डिफिनीशन रहा, आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और उसके बाद आगे हम बात करते हैं कुछ सीड, जिसमें जो भ्रूणपोष होता है, जो भ्रूणपोष होता है उसका उपभोग कर लिया जाता है, और कुछ ऐसा होता है जिसका उपभोग नहीं किया जाता। लेकिन उससे पहले हम एक पॉइंट और बता देते हैं आप लोगों को, जो कि एनसीईआरटी में दिया है और साथ साथ में आपके मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था, कि फ्री न्यूक्लियर यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहां पर अधिक मात्रा में देखने को मिल जाते हैं या स्थित होते हैं। तो नारियल, बच्चों कोकोनट जो होता है, यानी नारियल जो है, नारियल में जो नारियल का जो पानी होता है, नारियल का पानी जो होता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। हजारों केंद्रक होते हैं उसमें, कितने, हजारों। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, हजारों केंद्रक होते हैं। यानी जो नारियल का पानी हम पीते हैं वो पानी नहीं होता, उसमें वाटर की क्वांटिटीज तो होती है, लेकिन वो लगातार इस तरीके से जो केंद्रक होता है उसका डिवीजन करके वही बना होता है। ठीक है, जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। अब केंद्रक आप कहेंगे सर तो उसका भ्रूणपोष देखिए बच्चों, जो पानी होता है तो वो क्या है, वो उसका क्या है, केंद्रक होता है। हजारों केंद्रक होते हैं, करोड़ों लाखों केंद्रक हो सकते हैं उसमें। लेकिन बाद में वो कोशिका का निर्माण भी करते हैं, जो हम साइड में जो गरी होता है उसका व्हाइट वाला रंग, ठीक है, जब हम उसको खाते भी हैं, उसको पीते हैं। ठीक है, जो पानी होता है वो केंद्रक होता है। मतलब हजारों कौन से केंद्रक होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऐसा सारे सीड में होता है, लेकिन सारे सीड में वो लिक्विड नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। जैसे आप मक्का देखें, गेहूं देखें, सब में क्या हो जाता है, वो ठोस हो जाता है। लेकिन नारियल में क्या होता है, नारियल में ऐसा हो नहीं पाता। नारियल में जो उसका पानी होता है वो बचा रहता है। तो वो जो नारियल का पानी होता है, हालांकि वो पानी नहीं होता, वो क्या होता है, उसका केंद्रक होता है, जिसमें लाखों हजारों क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। और उसका जो गरी वाला भाग होता है, जो व्हाइट कलर का भाग होता है, वो भ्रूणपोष बन चुका होता है, उसमें कोशिकाएं बन चुकी होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे के अगला पॉइंट जो हम इसके साथ ही क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप देखे हैं, आप एनसीईआरटी को ओपन करिएगा, आपको 2-3 एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन नोट में हम इसको राइट करा दे रहे हैं। क्या आपको मटर और चना
और सेम, मटर, चना और सेम। ये तीन में मतलब ये तीन और बहुत सारे और एग्जाम्पल है ऐसे जिनमें भ्रूणपोष का उपभोग कर लिया जाता है। किसका? भ्रूणपोष, परिपक्व भ्रूणपोष का क्या किया जाता है? परिपक्व भ्रूणपोष का उपभोग कर लिया जाता है। ठीक है, परिपक्व भ्रूणपोष का क्या कर लिया जाता है? उपभोग कर लिया जाता है। लेकिन दो एग्जाम्पल और आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से? अरंडी तथा नारियल, इन दोनों में क्या होता है? भ्रूणपोष का उपभोग नहीं किया। जैसा कि परिपक्व फल परिपक्व भी हो जाता है तो इनमें भ्रूणपोष का उपभोग नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इस दोनों नोट को नोट कर सकते हैं। नारियल के पानी में जो केंद्रक देखते हैं वो केंद्रक, जो पानी देखते हैं वो पानी नहीं होता, उसमें हजारों केंद्रक होते हैं। और मटर, चना, सेम और बहुत सारे ऐसे और एग्जाम्पल हैं जिसमें भ्रूणपोष का जो क्या कर लिया जाता है? उपभोग कर लिया जाता है। जबकि अरंडी और नारियल का जो एग्जाम्पल, जो उसमें अरंडी में भी ऐसा होता है, लिक्विड बचा रहता है उसमें, तो अरंडी और नारियल में जो होता है उसमें क्या होता है? भ्रूणपोष का पूरा उपभोग नहीं किया गया होता, अर्थात मतलब कोशिकाएं परिवर्तन नहीं हो चुकी होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम दिया है, मूंगफली भी दिया आपकी बुक में, यहाँ चना हमने लिखा है, एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं आप लोग मूंगफली का। ठीक है, और अरंडी या नारियल दिया है जिसमें परिपक्व बीज तो रहता है लेकिन उसमें भ्रूणपोष का उपभोग नहीं किया गया होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का ये जो भ्रूणपोष वाली टॉपिक थी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप नोट्स साथ में बनाते रहिए। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और इसके साथ हम अगले टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? आई थिंक चल रही होगी, चलनी चाहिए, है ना। निषेचन पश्च घटना में अगला जो हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? होगा वो भ्रूण होगा। ठीक है, भ्रूण में अंतर, जो आप कहेंगे सर अभी तो हमने पहला जब आपने पढ़ाया तभी तो आपने 3 हेडिंग पढ़ाया, उसमें भ्रूण। हाँ ठीक है, वो हमने अंतर स्पष्ट किया था। अब हम हेडिंग को ब्रीफ समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी कौन सी है? भ्रूण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। एक लाइन का इसका डेफिनेशन हम आपको बता दें और उससे आप जो है इस अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए। क्या? प्रथम नरयुग्मक, या प्रथम कर सकते हैं या फिर नरयुग्मक कर सकते हैं, क्योंकि 40% में दो नरयुग्मक होते हैं, बाकी 60% में तो एक ही नरयुग्मक होता है, तो उस दौरान केवल नरयुग्मक भी आप लिख सकते हैं। तो नरयुग्मक परागनली की सहायता से मादा युग्मक अंड कोशिका, ठीक है, मादा युग्मक मतलब कौन? अंड कोशिका को निषेचित करता है, निषेचित करता है, जिससे युग्मनज, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जायगोट, जिससे युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है और यह जायगोट परिपक्व होकर प्राक भ्रूण का प्राकभ्रूण तथा बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हेडिंग हो गई और
अब आप कहेंगे सर इसमें प्राक भ्रूण एक वर्ड हमने यूज कर लिया। चलिए देख लेते हैं हम इसको। हमने क्या लिखा कि जो भ्रूण होता है उसमें क्या होता है, जो नर युग्मक होता है पराग नली की सहायता से मादा युग्मक यानी अंड कोशिका को क्या करता है, निषेचित करता है, और जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। जब वो निषेचन हो जाएगा तो एक कोशिकी युग्मनज का निर्माण होगा, और यह जो युग्मनज होता है यानी जायगोट होता है परिपक्व होकर प्राक भ्रूण और बाद में ये भ्रूण का निर्माण होता है। आप कहेंगे सर ये प्राक भ्रूण क्या है, हम आपको बता देते हैं उससे पहले आप सोचें। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर दिया गया होगा, ये फिगर आपको हमने बताया था कि हम आप लोग चेक कर लीजिएगा। इस फिगर में पहले यहाँ पर देखिए युग्मनज है, युग्मनज के बाद गोलाकार भ्रूण, फिर हृदयाकार भ्रूण, फिर उसके बाद परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। तो प्राक भ्रूण का मतलब ये गोलाकार और हृदयाकार जो भ्रूण होता है यही उसका प्राक भ्रूण है। प्राक मतलब कि भ्रूण से पहले जो संरचना बनती है, ठीक है, उसे हम प्राक भ्रूण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है, इसके बाद ये गोलाकार हृदयाकार, फिर उसके बाद परिपक्व भ्रूण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो प्राक भ्रूण मतलब कि भ्रूण बनने से पहले यानी भ्रूण परिपक्व होने से पहले दो संरचनाएं और विकसित होती हैं। जो भ्रूण की संरचना होती है वो गोलाकार, फिर हृदयाकार, फिर बाद में वो परिपक्व भ्रूण के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो उसे हम मतलब पूरे संरचना जब परिपक्व होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। अब ये भ्रूण होता क्या है, आप बच्चों देखे होंगे कि जब हम सीड खेतों में डालते हैं तो सीड अंकुरित होता है, या कोई भी फल का कोई भी सीड हो अगर वो हम मिट्टी में डालते हैं उसको तो वो अंकुरित होता है। जहां से वो अंकुरण हो रहा है वही उसका भ्रूण है, और पीछे जो भी पार्ट बचा है वो उसका भ्रूण कोश है, और उसका जो थैला होता है वही उसका भ्रूण कोश होता है। तो अगली हेडिंग हम इसके साथ कंटिन्यू करते हैं, उसमें हम देखेंगे दो फिगर है, दो फिगर हम बनाते हैं यहाँ पर, और उस हेडिंग में हम देखेंगे द्विबीजपत्री के भ्रूण कैसे होते हैं और एक बीजपत्री के भ्रूण कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दोनों मतलब उस दोनों हेडिंग को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर इस वाले टॉपिक को कि ये क्या है। ठीक है, तो यहां देखिए यहाँ पर लिखा है द्विबीजपत्री का भ्रूण। तो द्विबीजपत्री का जो भ्रूण होता है वो कैसा होता है हम यहाँ पर देख लेते हैं। द्विबीजपत्री मतलब जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे में चना, मटर, ठीक है, सेम। आप उसका ऊपर का खोल निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर कि दो अलग अलग बीज पत्र भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, वो एग्जाम्पल किसका मतलब हो गया, वो सीड कैसा हो गया, द्विबीजपत्री हो गया। तो उसका भ्रूण कैसा होता है यहाँ पर देख सकते हैं हम। तो ये जब सीड के अंदर की संरचना को दिखाया जा रहा है, यहां पर होता ये है कि जो प्रांकुर होता है, प्रांकुर मतलब जहां से तना निकलता है, तना के ऊपर एक वहां से तना जहां से निकलता है, प्रांकुर जो होता है वहां से जो भ्रूणीय अक्ष होता है, क्योंकि ये भ्रूणीय अक्ष है तो भ्रूणीय अक्ष से ही प्रांकुर निकलता है। तो भ्रूणीय अक्ष से दो तरफ जो होता है दो बीज पत्र अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो बीज पत्र होते हैं जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और प्रांकुर के ऊपर जो है एक ढकी हुई संरचना, उसको ढक के रखने की संरचना होती है जिसको हम बीज पत्रोपरि के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसको एपिकोटाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रांकुर के बाद मतलब पहले भ्रूणीय अक्ष से पहले दो बीज पत्र, और उसको प्रांकुर के ऊपर एक कैप जैसी संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम बीज पत्रोपरि के नाम से एपिकोटाइल के नाम से जानते हैं। अब जो प्रांकुर के नीचे हम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा बेलनाकार संरचना जो दिखाई दे रहा है जिसको बीज पत्राधार के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोकोटाइल के नाम से जानते हैं। तो ये जो बेलनाकार संरचना है ये बीज पत्राधार है। ठीक है, बीज पत्राधार मतलब कि जहां पर सीड का जो बीज पत्र होता है वो क्या होता है, इससे अटैच होता है, बाद में भले ही छोटा हो जाता है लेकिन ये पहले ऐसी संरचना होती है इसको। ठीक है, तो बीज पत्राधार के बाद अंत में जो होता है क्या होता है, मूलांकुर होता है, और मूलांकुर को ढक कर रखने वाला काम किसका होता है, मूल गोप का होता है। तो प्रांकुर से तना निकलता है और मूलांकुर से जो होता है क्या निकलता है, मूल निकलता है यानी जड़ निकलता है। तो मूल गोप और मूलांकुर की सुरक्षा करता है, और उधर प्रांकुर की सुरक्षा कौन कर रहा है, बीज पत्रोपरि कर रहा है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमने आपको बताया, मतलब कि यहाँ पर जो द्विबीजपत्री का आपने समझा, इसको आप राइट कर लीजिएगा क्या कि द्विबीजपत्री बीज में उसके जो भ्रूण होता है, भ्रूण के अक्ष से दो बीज पत्र निकले होते हैं। ठीक है, और उस प्रांकुर के भाग में बीज पत्रोपरि होता है, और नीचे की तरफ एक बेलनाकार संरचना होती है जिसको हम बीज पत्राधार कहते हैं। बीज पत्राधार के अंत वाले भाग में जो होता है मूलांकुर होता है, जो जहां से जड़ निकलती है। मूलांकुर के अंत में क्या होता है, मूलांकुर को ढकने का काम कौन करता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है, मूल गोप करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये समझा होगा। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, कौन सी हेडिंग, एक बीजपत्री भ्रूण में। एक बीजपत्री भ्रूण में एक ही बीज पत्र होता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है एक बीज पत्र। जैसे में क्या, गेहूं,
और उसके साथ आप ले सकते हैं मक्का, ठीक है, धान, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। घास परिवार में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्र, जिसमें एक बीजपत्र होता है, ठीक है। लेकिन घास की फैमिली में इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल एग्जाम में कई बार क्वेश्चन के रूप में बन चुका है ये, कि घास में एक बीजपत्र को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, स्पुटेलम कहा जाता है। इसको प्रसल्क के नाम से जानते हैं, हिंदी में प्रसल्क और इंग्लिश में स्पुटेलम कहते हैं। यानी घास में जो एक बीजपत्र होता है उसको हम, यानी जो बीजपत्र होता है उसको हम स्पुटेलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप एक बीजपत्री के भ्रूण, तो एक बीजपत्री में एक ही बीजपत्र होगा, और उसमें आप यहां पर देखिए मूलांकुर जो चोल होता है वो खोखला होता है, ठीक है। मूलांकुर चोल कैसा है, दिखाई दे रहा है, खोखला, और उसी के बीच में आपको प्ररोह शीर्ष दिखाई देगा, जहां से पत्ती जैसी संरचना होती है प्ररोह शीर्ष की, यहां से क्या निकलता है, पत्तियां, यानी स्टेम निकलता है। नीचे की तरफ अगर हम यहां बढ़ेंगे, जहां से ये बीच वाला भाग अधिकोरक वाला होता है, और इसके नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे तो वहां पर मूलांकुर होगा। मूलांकुर को ढकने का काम कौन करता है, मूल गोप करता है, जहां हमने यहां पर भी देख लिया था इसको। और जो मूल गोप होता है, मूल गोप के बाद भी एक पतला अस्तर होता है, जिसको हम मूलांकुर चोल के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कोलियोराइजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप एक बीजपत्री भ्रूण में क्या लिखेंगे, लिखिएगा आप लोग क्या, कि एक बीजपत्री भ्रूण में, यानी एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्र होता है, लेकिन घास परिवार में एक बीजपत्री भ्रूण को हम स्पुटेलम के नाम से, एक बीजपत्र को हम स्पुटेलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आगे देखेंगे यहां पर क्या, उसके बाद देखेंगे आप लोग कि जो परांकुर चोल खोखली संरचना होती है, जिसमें अंदर की तरफ प्ररोह शीर्ष होता है, जहां से तना निकलता है। नीचे की तरफ बढ़ने पर, यानी मध्य में अधिकोरक होता है, यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ जब हम जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ जाते मत, ऐसे मत लिखिएगा, बस यहां पर लिखा बीच में अधिकोरक होता है, और फिर उसके बाद लिखिएगा आप लोग नीचे की तरफ क्या होता है, मूलांकुर होता है, जहां से जड़ निकलती है। मूलांकुर को सुरक्षा या सुरक्षित रखने वाला क्या होता है, वहां पर मूल गोप होता है, और मूल गोप के बाद भी एक पतला सा अस्तर होता है, जिसके हम क्या कहते हैं, मूलांकुर चोल, यानी कोलियोराइजा कहते हैं। तो स्टूडेंट आज की टॉपिक यहीं तक थी, और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम थिंक या होप, आई होप जो है आप लोगों को समझ में आया होगा पूरी टॉपिक, और आप इंजॉय तरीके से आप जो कि सारे स्टूडेंट को लगता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट से रिलेट करके जो टॉपिक होता है वो टफ होता है। अगर आप सही ढंग से पूरे लेक्चर को एक एक करके राइट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये टॉपिक आसान लग रही होगी, और आसान है भी, ठीक है। तो आप जो है इसी तरीके से कंटिन्यू आगे लेक्चर देखते रहिए, और पूरा देखिए, बीच में नहीं कि आधा देखिए छोड़ के भाग गए। जब भी टाइम मिले आपको पूरा देखिए, नोट्स साथ में बनाते रहिए, और जिससे क्या होगा कि आपका बनाया हुआ नोट्स आपके लिए वरदान का काम करेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 2-4 साल बाद आपको लगेगा कि नहीं, हाँ सर, जो आपने कहा था वो बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों, जो ये 11th और 12th का जो बेस है, आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी या बहुत ही अच्छा बेस है। आप इससे अगर सही तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, तो अगर आप टीचिंग में एमवीएस, केवीएस तो नहीं, एमवीएस यानी जो नवोदय विद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर हमने देखा है, हमने सॉल्व किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होते हैं, जो कि 11th की बुक और 12th की बुक, जिसको अपने फिंगर मतलब इस टिप पर याद है, यानी कि ऐसा याद होना चाहिए आपको कि आपको अगर हम आपसे पूछे जगाकर कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप उसका आंसर तुरंत दे पाए, और फिर उसके बाद आप सो जाए। तो ऐसे तरीके से आपकी टिप पर होनी चाहिए एनसीईआरटी, और एक एक पॉइंट याद होना चाहिए आपको। तब तो ये जान लीजिए, आने वाले समय में आप छोटे हो, चाहे छोटे एग्जाम हो, चाहे बड़े एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और उन विद्यार्थियों को भी हम बता देना चाहते हैं कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायोलॉजी के लिए उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप 11th के कोर्सेज को सही ढंग से कंप्लीट किए हैं, तो आप 12th में चिंता मत करिए। अगर 12th में 45 से 50 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं मेडिकल एग्जाम में से, तो हम गारंटी देते हैं जो लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं, इस लेक्चर से डायरेक्टली आपको 45 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एकदम डायरेक्टली मिल जाएंगे। एनसीईआरटी डायरेक्ट हम बार बार कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, दूसरी बुक की आवश्यकता नहीं अभी है, पहले एनसीईआरटी पढ़िए, दूसरी बुक हम आपको बता देंगे कि कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए। साथ में ही आपको हम ये भी बता दें कि जिन बच्चों का 11th का क्लास सही ढंग से नहीं चल पाया, फिर कर सकते सही ढंग से पूरा नहीं हो पाया है, हम ट्राई कर रहे हैं, जल्दी ही हम 11th की क्लासेस को भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू तरीके से बने रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको बताइए कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने कोर्स को बड़े आराम से कवर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ठीक है। हम बता रहे हैं, जो सही बता रहे हैं आपको, कि जो एमबीएस टीजीटी के एग्जाम होते हैं, जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते हैं,
बिकॉज जानो क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप 12th पढ़ के आगे निकल जाते हैं तो बीएससी में ब्रॉड पढ़ना पड़ता है, एमएससी में ब्रॉड पढ़ना पड़ते हैं। आप बहुत बहुत कम क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। आई थिंक आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़िए। साथ में अगर अभी आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप साथ में आप जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो हम बता रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। जहां पर हमें लगता है बाहर से आपको कुछ देना है, हम वो भी दे रहे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं आपसे। तो आप बने रहिए, पूरा लेक्चर देखकर जाया करिए। और वही है कि अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो अपने दोस्त के साथ शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।